हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। तो सेक्शन 186 क्या कहता है कि एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एजेंट की अथॉरिटी जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। और सेक्शन 187 में क्या बताया गया है कि एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ गिवन बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। An authority is said to be implied when it is inferred from the circumstances of the case, and the things spoken or written or the ordinary course of dealings may be accounted circumstances of the case। कहने का मतलब क्या है कि एक जो अथॉरिटी है एजेंट की, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी होती है? जब बोलकर या लिखकर अधिकार दिए जाते हैं तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है। और जब जो एजेंट्स को अधिकार दिए जाते हैं वो एम्प्लॉयर के बिहेवियर से अराइज होते हैं, ठीक है, तो वो कैसी अथॉरिटी है? इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट के अधिकार की सीमा। तो क्या है जो है ये, अब जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। नॉर्मली क्या एजेंट की अथॉरिटी होती है? तो सेक्शन 188 क्या कहता है कि एक जो एजेंट है वो जो भी उसे काम दिया गया है, एम्प्लॉयर ने उसे जो भी काम दिया है करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए वो सारी मतलब एक्टिविटीज़ कर सकता है जो लीगली करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी कि जो भी काम उसे दिया गया है, जो भी ड्यूटी उसे दी गई है, जो भी जॉब दी गई है उसे करने के लिए, जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है, उस काम को करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी हैं वो सब उसे जो है वो कर सकता है। जैसे कि ए ने बी को एजेंट नियुक्त किया, ठीक है, कि ए का मकान बनाना है, उसके लिए बी को एजेंट नियुक्त किया, ठीक है। तो अब बी क्या करेगा? बी सीमेंट भी खरीदेगा, रेत भी खरीदेगा, ईंटें भी खरीदेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें खरीदेगा जो कि मकान बनाने के लिए आवश्यक है। मजदूरों को भी लगाएगा, मिस्त्री को भी लगाएगा, तो वो सारे काम करेगा जो उस मकान बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर है एजेंट को जो लोन लेने का राइट है, वो तभी उसे लोन लेने का राइट है जब एक्सप्रेस वे में एम्प्लॉयर एजेंट को कहता है कि आप लोन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कोई ऐसा जॉब उसको दी गई है जिसके लिए लोन लेना ज़रूरी है, या काम का नेचर ऐसा है कि जो एजेंट है उसे उस काम को पूरा करने के लिए लोन को लेना ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे जो है एक इम्प्लाइड उसका राइट माना जाएगा कि वो लोन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एजेंट्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी। सेक्शन 189 क्या कहता है कि एमरजेंसी के केस में, ठीक है, किसी एजेंट को अपने मालिक को हानि से बचाने के लिए वो सारे काम करने का अधिकार है जो कि एक साधारण बुद्धि वाला एक सामान्य व्यक्ति अपने को हानि से बचाने के लिए वैसे ही सर्कमस्टांसेस में करेगा। यानी कि एक एमरजेंट सिचुएशन में एक जो एजेंट है वो सब काम करेगा अपने मालिक को हानि से बचाने के लिए जो वो अपने आप को करता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राम कोलकाता में शाम को कुछ माल सोहन को कटक भेजने के लिए कंसाइन करता है, ठीक है। तो शाम को एजेंट अपॉइंट किया गया। अब कलकत्ता पहुँचने पर माल जो है वो क्या है, ख़राब होने लगता है। अभी कटक भेजने तक तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे शाम क्या करता है? शाम उसको कटक नहीं भेजता, उसको कोलकाता में ही बेच देता है, सेल कर देता है, ठीक है। तो ये जो है एजेंट की अथॉरिटी है कि एमरजेंसी सिचुएशन में वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का सौंपना, ठीक है। तो अधिकार का सौंपने का मतलब क्या है कि एक एजेंट जो है वो अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि एक एजेंट दूसरे व्यक्ति को जो भी कार्य उसे करने के लिए दिया गया है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं कह सकता कि आप कर दो। तो इसमें एक ये जो आपने इसको पढ़ना है ध्यान से, एक फ्रेंच की एक कहावत दी हुई है कि डेलीगेटस नॉट पोटेस डेलीगेयर, ठीक है,
कि सौंपा गया अधिकार आगे नहीं सौंपा जा सकता, डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। तो क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर जब एक एजेंट को अपॉइंट करता है तो वो उसकी ईमानदारी के बेस पर, ठीक है, उसके काम करने की एबिलिटी को देखकर उसे अपॉइंट करता है। अब दूसरा व्यक्ति में ऐसे ही गुण हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है देखकर कि ये पर्सन सही है, अच्छे से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है एक एजेंट किसी और को आगे काम करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता, किसी और पर्सन को काम नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को काम जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऐसे पर्सन को जिसे एजेंट अपॉइंट करता है काम करवाने के लिए या अपनी हेल्प के लिए, तो उसे सब एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहते हैं, ठीक है। वैसे जो है एक एजेंट जो है किसी को और को एजेंट अपने अंडर अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो अपॉइंट कर सकता है, तो ऐसे पर्सन को सब एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहते हैं। तो अब है जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब एजेंट, ठीक है। सब एजेंट क्या होता है? सेक्शन 191 क्या कहता है? ए सब एजेंट इज़ ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। कि एक सब एजेंट वो पर्सन है जो कि ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है और उसी के कंट्रोल में वो काम करता है, ठीक है। तो जैसे ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, और बी ने आगे सी को अपॉइंट कर दिया, तो फिर सी जो है, ए ने तो बी को, ए जो है एम्प्लॉयर है, ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया, बी एजेंट है, और बी ने फिर सी को अपनी हेल्प के लिए और अपॉइंट कर लिया, तो सी सब एजेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा अभी कि एक एजेंट अपने राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपने जो अधिकार हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक एजेंट को अपॉइंट किया जाता है उसकी एबिलिटी को देखकर, ईमानदारी को देखकर। तो लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ठीक है, कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट, जबकि एक सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिस पे सब एजेंट की अपॉइंटमेंट जो है वो लीगल होगी? तो पहली क्या है? जबकि एम्प्लॉयर ने अपने एजेंट को अपने एजेंट नियुक्त करने का स्पष्ट अधिकार दे दिया। जब एम्प्लॉयर ने कह दिया एजेंट को कि तुम सब एजेंट रख सकते हो। जब व्यवसाय में ऐसे ट्रेडिशन है कि सब एजेंट रखा जा सकता है, कि पहले भी एजेंट्स ने सब एजेंट रखे हुए हैं, तो जब एक व्यापार की रीति है ऐसी। उसके बाद जब एम्प्लॉयर ये जानता है कि उसका एजेंट उप एजेंट नियुक्त करना चाहता है, ठीक है, जब एम्प्लॉयर ये जानता है कि उसका एजेंट एक उप एजेंट नियुक्त करना चाहता है, उसको ऐसा करने से वो मना नहीं करता। फिर जब काम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, उसमें कुछ जो है सीक्रेसी नहीं रखने की ज़रूरत ज़्यादा, तो भी एक सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद अगर एजेंसी का ऐसा नेचर है कि उसमें एक सब एजेंट रखना पड़ेगा, उसके बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो भी सब एजेंट रखा जा सकता है। और कोई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो भी सब एजेंट रखा जा सकता है। तो ये कंडीशंस हैं सब एजेंट की अपॉइंटमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट एंड सब एजेंट, ठीक है, कि अब एजेंट, सब एजेंट और एम्प्लॉयर, ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये सेक्शन 192 और 193 में डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले जब एक उप एजेंट अधिकृत रूप से नियुक्त किया जाता है, वेयर ए सब एजेंट इज़ प्रॉपरली अपॉइंटेड, ठीक है, जब एक सब एजेंट जो है प्रॉपरली अधिकृत रूप से नियुक्त किया जाता है, तो सेक्शन 192 क्या कहता है कि जब एक सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से की गई है, यानी कि एजेंट की परमिशन से की गई है, तो फिर उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं, लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, वो क्या होंगी? सबसे पहले प्रिंसिपल इज़ लाइबल टू थर्ड पार्टी, नियोक्ता तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो अगर एक सब एजेंट को लीगली मतलब एक अथॉरिटी से एम्प्लॉयर को बताकर अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में थर्ड पार्टी के लिए मतलब जो सब एजेंट के काम हैं, ठीक है, एक एजेंट के कामों के लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ सब एजेंट के कामों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति
एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, एजेंट इज़ लायबल टू प्रिंसिपल। तो एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, तो सब एजेंट के कामों के लिए, ठीक है, सब एजेंट के कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एम्प्लॉयर के प्रति? जो मेन एजेंट है, ठीक है, ओरिजिनल एजेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। जो सब एजेंट है उसके कामों के लिए एम्प्लॉयर के प्रति एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। उसके बाद सब एजेंट इज लायबल टू एजेंट। अब सब एजेंट के कामों के लिए, ठीक है, सब एजेंट किसको लायबल होगा? एजेंट को। ठीक है। फ्रॉड और विलफुल जो रॉन्ग है, ठीक है, इनको छोड़कर, ठीक है, कि फ्रॉड और जो एक इंटेंशनली जो एक डिफ़ॉल्ट किया गया है, जानबूझकर गलत काम किया गया है, उसको छोड़कर जो सब एजेंट है वो एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि सब एजेंट को अपॉइंट किया है एम्प्लॉयर ने, सब एजेंट को अपॉइंट किया है एजेंट ने। ठीक है। सब एजेंट को एजेंट ने अपॉइंट किया है, तो सब एजेंट के काम के लिए, ठीक है, सब एजेंट के काम के लिए एजेंट एम्प्लॉयर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है और सब एजेंट है, जो एम्प्लॉयर है और सब एजेंट है, वो एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है। तो रिलेशनशिप किसके बीच में इस्टेब्लिश हुआ? एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, तो सब एजेंट के जो काम है उसके लिए सब एजेंट ही एजेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉयर जो है वो एजेंट के अगेंस्ट ही केस कर सकता है। ठीक है। और इसी तरह सब एजेंट जो है वो एजेंट के अगेंस्ट ही केस कर सकता है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट अगर वो करता है या फिर फ्रॉड करता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो एजेंट के भी और सब एजेंट दोनों के अगेंस्ट ही केस कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से है, ये हमने किया कि अगर सब एजेंट को प्रिंसिपल की अथॉरिटी से अपॉइंट किया जाता है, तो उस केस में सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। लेकिन सब एजेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कामों के लिए जो भी उसने किए। ठीक है। और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल यानी कि एम्प्लॉयर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के कामों के लिए। सब एजेंट के लिए और एजेंट प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा किसके कामों को लेकर? सब एजेंट के कामों को लेकर। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, वेयर इज सब एजेंट इज़ नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। जब सब एजेंट को एम्प्लॉयर की अथॉरिटी के बिना ही अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी कि एजेंट अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर देता है, तो उसे कहते हैं अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट। तो इस केस में क्या लीगल लाइबिलिटीज़ होंगी? सबसे पहले है यहाँ पे एम्प्लॉयर सब एजेंट के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर सब एजेंट को उसके फ्रॉड या जो उसने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया उसके लिए भी उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। फिर थर्ड है कि ऐसे सब एजेंट के कामों के लिए जो मेन एजेंट है, जो जिस एजेंट को ओरिजिनली अपॉइंट किया गया है, वो एम्प्लॉयर के लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हमने ऊपर किया था कि अगर परमिशन से अपॉइंट किया गया है तब तो प्रिंसिपल ही सब एजेंट के कामों के लिए थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर उसे जो है एक अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट किया गया है, बिना अथॉरिटी के अपॉइंट किया गया है, तो मेन जो एजेंट है, ओरिजिनल एजेंट है, वो एम्प्लॉयर के लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के कामों के लिए। ठीक है। फिर है अगर एक सब एजेंट को बिना परमिशन के अपॉइंट किया गया, लेकिन बाद में जो एम्प्लॉयर है उसको रेटिफिकेशन कर देता है, यानी कि बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है तुमने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, पहले तो उसको अपॉइंट कर लिया सब एजेंट ने बिना परमिशन लेके, फिर बाद में जो प्रिंसिपल है उसने परमिशन दे दी, ठीक है तुमने कर लिया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर
फिर जो है प्रिंसिपल ही थर्ड पार्टी के लिए सब एजेंट के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये, इसको अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको समझ लेना।